प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग पेपर 2 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इक्वल टू एक्स की पावर ए बी। ऑप्शन बी एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इक्वल टू एक्स की पावर ए प्लस बी। ऑप्शन सी दे रखा है एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इक्वल टू एक्स वाई पूरे की पावर ए बी। ऑप्शन डी है करा एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इक्वल टू एक्स की पावर ए अपन बी। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कह दूं कि आपको ये मान लो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर मैं 5 बार 5 का मल्टीप्लाई कराऊँ, 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई कराऊँ, तो आप ऐसे लिखोगे। तो कुछ लोगों को ऐसे लिखने में दिक्कत होती है। जनरली कुछ लोगों को ऐसे लिखने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों ने एक तरीका ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? कि 5 की पावर 5 लिख दो। ये भी बात सही है, ये भी बात क्या है? सही है। अब इसी तरह मैं कहूँ मान लो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे 40 टाइम्स 40 बार लिखने को बोलूँ तो आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो यही है कि अब 5 की पावर 40 कर दूँ। तो ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 की पावर जब 40 लिखा जाता है तो बेटा जो ये 5 होता है इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो ये 40 होता है इसे बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं? पावर। हिंदी में इसे हम घात बोलते हैं और इसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। पावर को हिंदी में क्या बोला जाता है? घात बोली जाती है। और बेस को हिंदी में क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। बातें क्लियर है? तो इसके कुछ छोटे छोटे नियम हैं, पहले उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं बोलूं कि लॉ ऑफ इंडाइसिस, हिंदी में बोलते हैं घातांक के नियम। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। इसका फर्स्ट नियम क्या होता है कि अगर कोई नंबर मान लो x है, उसको n बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? n बार या n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम सीधे ये बात डायरेक्ट लिख देते हैं x की पावर n, x की पावर n। बातें क्लियर? अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है जैसे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c हो, अगर कोई नंबर जिनका बेस इक्वल हो, जिनका बेस क्या इक्वल हो, समान हो, और उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। उनकी पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर a प्लस बी प्लस सी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैं कहूँ मान लो ये 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है इंटू 2 की पावर 5 है। अब इसे हमें लिखना होगा तो हम सीधे लिख देंगे 2, 4 में 3 को ऐड करेंगे 7, 7 में 5 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। मतलब 2 की पावर 12 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 की पावर 12 लिख देंगे। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर
ऐसा हो जिनका बेस इक्वल हो, जिनका बेस क्या हो, इक्वल हो, समान हो, और उनको आपस में डिवाइड किया जाए, उनको आपस में डिवाइड किया जाए तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर घट जाती है। अब कैसे? इसके तीन कंडीशन। पहली कंडीशन कि a ग्रेटर देन b, मतलब a b से अगर बड़ा है तो आप लिखोगे बेटा x की पावर a माइनस b। क्या लिखोगे? x की पावर a माइनस b। जैसे मैं कहूँ मान लो ये 3 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 है, तो आप इसको लिखोगे 3 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 3 लिखो। क्या लिखोगे? 3 की पावर 3 लिखोगे। दूसरी कंडीशन कि अगर b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है, उस कंडीशन में हम लिखेंगे 1 अपान x की पावर b माइनस a। उस कंडीशन में क्या लिखेंगे? 1 अपान x b माइनस a। बातें क्लियर है? जैसे अब यही ऐसे अगर लिख देता मैं तो आप क्या लिखते? 3 की पावर 5 माइनस, अगर नहीं सॉरी 3 की पावर 2 माइनस डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 लिख देता, तब आप क्या करते? तो आप यही लिखते कि 1 अपान 3 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 1 अपान 3 की पावर 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 अपान 3 की पावर 3 लिखते हैं। बातें क्लियर है? तीसरी कंडीशन कि जब a इक्वल टू b हो जाए, a इक्वल टू b हो जाए, उस कंडीशन पे आप यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब जैसे मान लो ये 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 7 हो, आप इसको डिवाइड करेंगे 3 की पावर 7 बाई 3 की पावर 7 से यहाँ दोनों कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब अगला नियम क्या कहता है? अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर कोई नंबर x की पावर a पूरे की पावर b लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हो x की पावर a b। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर b पूरे की पावर a, तो भी आप लिखेंगे x की पावर ab। चाहे आप 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें या 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बातें क्लियर है? अगला नियम इसका क्या है कि अगर कोई नंबर x y z पूरे की पावर a तो आप इसे लिख सकते हो x की पावर a इंटू y की पावर a इंटू z की पावर a। बातें क्लियर? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हो कि आप x अपान y पूरे की पावर a है तो आप लिख सकते हो x की पावर a अपान y की पावर a। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो ये इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे रूल हैं, छोटे छोटे नियम हैं। अब इसी पे बेस आपका क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। करा x की पावर a इंटू x की पावर b। अब यहां पे लिखा है x की पावर ab। बेटा x की पावर ab कब होगा? जब x की पावर a पूरे की पावर b होगा, तब आप लिखोगे x की पावर ab। ये बात तो गलत है, ये तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि x की पावर a इंटू x की पावर b इक्वल टू x की पावर a प्लस b। देखो बेस इक्वल है, अगर उन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, मतलब ये वाली बात तो सही है। थर्ड पे आते हैं। कह रहा है x की पावर a इंटू वाई की पावर b इक्वल टू एक्स वाई की पावर ab।
बेटा ये कब होगा, जब आपको x की पावर AB इंटू वाई की पावर AB लिखा हो, तब आप लिख सकते हैं x की पावर XY पूरे की पावर AB। बातें क्लियर है? तब आप लिख सकते हैं, ऐसे में नहीं, ये भी बात गलत है। अब यहां पे लिखा है कि x की पावर A इंटू एक्स की पावर B इक्वल टू x की पावर A अपॉन B। ये भी बात क्या है, गलत है। ये भी बात क्या है, गलत है। आप ऐसा कब लिख सकते हो, जैसे लिखा हो कहीं कि x की पावर A पूरे की पावर 1 अपॉन B है, तब आप लिख सकते हो x की पावर A अपॉन B। तब आप लिख सकते हो x की पावर A अपॉन B। बातें क्लियर है? तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी सही है। ऑप्शन हमारा कौन सही है, बी सही है। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा वैल्यू ऑफ 2.05 प्लस 68.5 माइनस 6.321 प्लस 8.18 माइनस 1.5। अब यहां पे देखिए कुछ वैल्यू प्लस के टर्म में है, कुछ वैल्यू माइनस के टर्म में है। तो हम प्लस को एक साथ ले लेते हैं और माइनस को एक साथ ले लेंगे, फिर उसके बाद प्लस में से माइनस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए अब यहां पे देखिए 2.05 फिर क्या है 68.5 और 8.18। ये वैल्यू पॉजिटिव, इनको आपस में ऐड कर लें तो ये कितना होगा 13, 5 और 1 6, ये 7.8 और 8 16, 2 18 और ये 7, ये हो गया। निगेटिव वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो आपका होगा कि 6.321 और 1.5। अब यहां से इनको आपस में ये 1 ये 2 8.7 हो गया। अब हमें क्या करना, प्लस में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करना। तो हम सब्ट्रैक्ट करना 7 माइनस 7.821 माइनस, अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, सही है ना, वन, ठीक है। अब यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां से आ जाएगा 2, कहीं गलती हो रही है हम लोग से, देखो एक बार फिर से, ये है 2.05 फिर क्या है 68.5 फिर क्या है 8.18, यही है ना। इसको आपस में ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये 5 और 1 6 7, ये हो जाएगा 8 8 16 2 18, ये हो जाएगा 78.73। अब निगेटिव वाला अपना क्या है, तो 6.321 और यहाँ पे क्या 1.5, यहाँ हो जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7, हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना 7.821। अब ध्यान से देखिए 10 में से 1 को माइनस करेंगे कितना होगा 9, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 17 नहीं 6 हाँ 17 में से 8 माइनस होगा तो कितना होगा 9 और यहाँ पे बच जाएगा कितना 7 में से 7 0, ये 70.909। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब जो सही नहीं है। पहला क्या करा, दो संख्याएं x और y का HCF और LCM
28 और 84 हो सकता है। सेकंड, कर दो संख्याओं x और y का HCF और LCM 1 और 105 हो सकता है। दो संख्याओं x और y का HCF और LCM 150 900 हो सकता है। दो संख्याओं x और y का HCF और LCM 16196 हो सकता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कोई नंबर मैंने ले लिया, मान लो ये 12 ले लिया और ये मैंने 16 ले लिया। अब अगर मैं आपसे इसके HCF की बात करूं, इसके HCF की बात करूं, तो आप क्या बोलोगे? इनका HCF क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। फिर अगर मैं आपसे कहूं इनके LCM, तो आप कहोगे इनके LCM कितना हो जाएगा? 48 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, अब कोई दूसरा नंबर, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, ये 25 और 30 ले लेता हूं। अब इनके मैं HCF की बात करूं तो आप कहोगे क्या? 5 है। और इनके LCM की मैं बात करूं तो आप कहोगे 150 है। कोई तीसरा नंबर जैसे मैं ले लूं, अब जैसे मैं ले लूं, ये मान लो 4 है और ये 7 है। अगर मैं इनके HCF की बात करूं तो आप कहोगे कि 1 होगा, और इनके LCM की मैं बात करूं तो आप कहोगे कि 28 होगा। बातें क्लियर है? अगर आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप ध्यान से समझना, देखना कि ये जो 4 देखो, ये 12 से भी डिवाइड है, ये 16 से भी डिवाइड है और ये 4 से भी डिवाइड है। इसी तरह अगर 150 की बात करूं तो ये देखो 30 से डिवाइड है, ये 25 से भी डिवाइड है और ये 5 से भी डिवाइड है। इसी तरह मैं 28 की बात करूं तो देखो, ये 4 से भी डिवाइड है, ये 7 से भी डिवाइड है, ये 1 से भी डिवाइड है। तो कहने का सेंस ये कि अगर LCM की बात करूं तो LCM, जिन नंबर का आप LCM निकालोगे उनसे भी डिवाइड होगा और उनके HCF से भी डिवाइड होगा। क्या होगा? उनसे डिवाइड तो होगा ही होगा, उनके HCF से भी डिवाइड होगा। अगर इसी बात को दूसरे शब्द में बोलूं तो जो HCF होता है वह LCM का फैक्टर होता है। क्या होता है? HCF जो होता है LCM का क्या होता है? फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। बातें क्लियर है ना? अब इसी बात पे हमारा वो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यही क्वेश्चन देखो, कर दो संख्याओं x और y का HCF LCM क्रमशः 28 और 84 हो सकता है। देखो 28 84 का फैक्टर है, 28 3 जा 84 होता, 28 3 84, तो इसका फैक्टर है। ये तो हो सकते हैं, ये तो सही है। कह रहा है कि दो संख्याएं x और y का HCF और LCM क्रम से 1 और 105 हो सकता है। ये भी बात सही है। क्यों? कि 1 से 105 डिवाइड हो जाएगा, इसके 105 का फैक्टर है। ये भी बात सही है। कर दो संख्याएं x और y का HCF और LCM 150 और 900 हो सकता है। एकदम होगा, क्योंकि 150 से 900 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका फैक्टर है। ये भी हो सकता है। तो गलत आपका कौन सा है? डी, जो आपको बताना था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है, 16 196 को नहीं डिवाइड कर सकता, तो मतलब ये इसका फैक्टर है नहीं, तो ये LCM और HCF नहीं हो सकते। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 12500 में जोड़ने वाली सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या हो। हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है। 12500 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें जिस नंबर को ऐड करोगे उनके डिजिट का सम आपसे पूछा है। तो देखो, ये हमारे पास नंबर क्या है?
12500। अब इनका अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर चेक करूं तो आप देखो दो दो का पेयर, यहाँ से 1 1 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप 25 उतार लो, आप कितनी बार ले जा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 1 बार, तो आप यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब यहाँ से रिमाइंडर आपको क्या हो जाएगा 400। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 बेटा 2 हो गया। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब कह रहा कि इसमें ऐड करना, अगर सब्ट्रैक्ट करता तो हम ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते जिसकी वैल्यू इससे छोटी आती, लेकिन जब ऐड की बात करेगा तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो नंबर इससे बड़ा आए। तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। किससे 2 से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। आप देखें एक्स्ट्रा कितना क्या आया, तो 44 आया। अगर इसमें 44 को मैं ऐड कर दूं तो ये 112 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें 44 को ऐड कर दूं तो 112 का क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर स्क्वायर बन जाएगा तो हमें नंबर क्या पता चलेगा 44। हमसे इनके डिजिट, ये दोनों डिजिट का सम पूछा, तो 4 में बेटा 4 को ऐड कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बातें क्लियर है ना। तो ऑप्शन कौन सा, डी। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें करेक्ट ढूंढना है। क्या करना, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। अब देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा, पहला कह रहा है कि एक संख्या अपरिमेय यदि इसे p और q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है। बेटा ये तो स्टेटमेंट रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या इरेशनल का क्या होता है, ऐसे नंबर जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा, वही रेशनल होती है ना। ये तो रेशनल की बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा कर रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय संख्या हो सकता है, कभी अपरिमेय। मतलब कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर का सम कभी रेशनल भी हो सकता है, कभी इरेशनल हो सकता है। आओ इसे चेक कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं मान लो √2 है अब प्लस √3 है। अब देखो दोनों इरेशनल को ऐड किए, जो भी मिला वो क्या है, इरेशनल है। लेकिन बेटा अगर मैं -√2 अब प्लस √2 कर दूं तो देखो दोनों कैंसिल होकर यहाँ 0। 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। ये बात तो सही है, जो हमें ढूंढना था ये मिल गया। अब कह रहा थर्ड, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। कह रहा है किसी इरेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा और हमेशा इरेशनल होगा। ये बात गलत है। देखो कैसे, अब जैसे मैं कहूँ √5 है का √5 में मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ से तो 5 आ गया, ये तो रेशनल है, जबकि ये कह रहा है इरेशनल होना चाहिए हमेशा। तो बात गलत है। अगर मैं यही 2 प्लस √3 कर दूं और यहाँ पे 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप यहाँ क्या लिखोगे, नहीं ये भी प्लस कर देता हूँ। चलो अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 8 √3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 4 में 3 को ऐड करोगे 7 प्लस 8 √3, ये तो इरेशनल है। तो मतलब अगर ये कहता कि कभी रेशनल और कभी इरेशनल हो सकता है तब बात सही है, लेकिन हमेशा रेशनल या हमेशा इरेशनल, ये दोनों बात गलत है। डी क्या करा एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता, ये भी बात गलत है। ये भी बात क्या है, गलत है। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं। तो इसमें समझ में आ गया ना कौन सा सही है, बी। अगला देखो, कह रहा है जब 8 ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 15
x की पावर 2 को 4x ब्रैकेट में x प्लस 5 से डिवाइड किया जाता है तो x के गुणांक मतलब कोफिशिएंट पूछ रहा है। देखो तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर ले तो हम क्या लिखेंगे 8x की पावर 4 प्लस 16x का क्यूब माइनस 120x का स्क्वायर। इसे डिवाइड किससे करना है? तो इसे डिवाइड करना है 4x का स्क्वायर प्लस 20x से। किसे डिवाइड करना? 20x से। अब देखो तो हमें इस नंबर हमें पहले यहाँ फर्स्ट टर्म को देखना होगा कि हमें इस फर्स्ट टर्म में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 8x की पावर 4 आ जाए। तो आप कहेंगे इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2x स्क्वायर से। किससे कर सकते हैं? 2x स्क्वायर से। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे क्या लिखोगे 8x की पावर 4 प्लस अब यहां हो जाएगा 40x की पावर 3। अब यहां से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले का साइन क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस ये भी माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल। यहाँ से माइनस 24x की पावर 3 माइनस 120x की पावर 2। अब फिर हमें फर्स्ट टर्म पे फोकस करना। अब फर्स्ट टर्म में क्या कर रहा है कि माइनस 24x का क्यूब। 4x स्क्वायर में किस नंबर का हम मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 24x की पावर 3 बन जाए। तो आप कहेंगे इसमें माइनस 6x से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 6x से। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24x की पावर 3 बन जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x स्क्वायर बन जाएगा। अब साइन चेंज कर दे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमें कोसेंट क्या मिला? तो आप कहेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x। और हमसे इसमें x का कोफिशिएंट पूछा है। किसका कोफिशिएंट पूछा है? x का। तो x का कोफिशिएंट आप यहाँ पे देखो तो आपको दिखेगा -6। x का कोफिशिएंट कितना? -6। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक संख्या को 9 से बढ़ाने पर वह उस संख्या की आधी संख्या का 3 गुना हो जाता है। अब देखो, अब मान लो कोई नंबर हमारे पास x है, इसमें हम 9 ऐड करते तो ये क्या बन जाता है? 3x/2 बन जाता है। क्या बन जाता है? 3x/2 बन जाता है। अब इसे हम सॉल्व करें तो इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2x प्लस 18 इक्वल टू 3x। अब यहाँ से वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। तो नंबर कौन सा है? 18 है। वो नंबर क्या? 18। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर एक धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में यह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कहूँ आपके पास 100 रुपीज है। कितने? 100 रुपीज है। कुछ दिन बाद कुछ निश्चित रेट से वह 200 हो जाती है। जैसे आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, कुछ दिन बाद वह क्या हो जाती है? 200, मतलब 100 रुपये आपने बैंक में जमा किया, कुछ दिन बाद क्या हो जाती है? 200 रुपये हो जाती है। कितनी हुई? 200। तो ये आपका क्या था? प्रिंसिपल था। आपने ये पूंजी लगाई थी और ये बन के कितनी ये हो 100 से कितना होगा? 200। तो ये आपका अमाउंट। अब मैं आपसे इसमें इंटरेस्ट पूछूं, ब्याज पूछूं, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे कि इंटरेस्ट हमारा 100 रुपीज हो गया, क्योंकि 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, मूलधन था, 100 रुपया मेरा इंटरेस्ट ब्याज हो गया, दोनों मिलके 200 रुपये, मिश्रधन मेरा 200 रुपये हो गया, अमाउंट मेरा 200 रुपये हो गया। हो गया? ये बातें क्लियर है ना? अगर ये बातें क्लियर है तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर,
तो अगर CI का फार्मूला नहीं, SI का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहते हो PR/T/100, यही होता है। तो अब हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू कुछ पता नहीं कितनी, तो हमने कहा मान लो P है, R हमें निकालना है और T हमें 8 दे रखा है अपॉन 100। कह रहा है कि को 8 साल में 2 गुनी 2P हो जाती है, तो बेटा उसमें 1 P तो अपना प्रिंसिपल रहा होगा, 1 P आपका क्या इंटरेस्ट है। तो ये देखो P से कैंसिल, R की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कितना, तो आप कहोगे कि 100/8 हो गया। फिर कह रहा है कि साधारण ब्याज की समान दर उसी रेट से अब कितने टाइम में ये 4 गुना 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 100 रुपये तो 400 हो जाएंगे। देखो तो मैं कहता हूं मान लो P हमारा रहा, R हमें पता चल गया 100/8 और T हमें निकालना है अब पूरे के बाई 100। अब कह रहा है कि 4P हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो उसमें 1 P तो अपना प्रिंसिपल रहा होगा ना, इंटरेस्ट कितना हो गया 3P हो गया। कितना हो गया 3P। अब देखो P से P कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, T बराबर क्या हो जाएगा, यह 8 इधर डिवाइड इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई 24, मतलब 24 ईयर में वह क्या हो जाएगा, 24 ईयर में क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 गुना हो जाएगा। बातें क्लियर है ना। ऑप्शन कौन सा, C। ऑप्शन कौन सा, C। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कर रेणु का जन्म तब हुआ जब उसकी मां 30 साल की थी। रेणु की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, यदि अब से 5 वर्ष पहले उसकी मां की आयु रेणु से 4 गुना थी। अब अगर मैं कहूं, मान लो हमने कहा लेट रेणु, अगर मैं रेणु की एज की बात करूं तो आप क्या कहोगे, मान लो x है, ठीक। तो उसके मदर की एज क्या होगी, तो आप मदर की एज की मैं बात करूं तो आप कहोगे कि उसमें हम 30 को ऐड कर दें तो उसके मदर की एज पता चल जाएगी। तो मदर की एज क्या, x + 30, ठीक। अब क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले, अगर मान लो x आज रेणु की एज है तो इसमें 5 माइनस 5 साल पहले मदर की क्या है, तो x + 30 है, इसमें से भी हम 5 को क्या कर दें माइनस कर दें, तब क्या होता है, तो आप कहेंगे कह रहा है कि 4 गुनी थी, कितनी थी 4 गुना थी, इसमें हम 4 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखो 4x - 20 = x, अब 30 में से 5 माइनस करो तो +25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x ये बन जाएगा 3x, ये 20 उधर जाएगा तो 25 में 20 को ऐड करें कितना 45, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 45 में 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कितना जाएगा 15, कितना आ जाएगा 50। तो अब उस हमसे पूछा है कि रेणु की एज कितनी है, तो एज रेणु की कितनी 15 ईयर्स, 15 साल। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। करा एक व्यक्ति को 140 किमी की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते, यदि उसने अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो फिर उसकी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय मिनटों में कितनी वृद्धि हुई। अब देखो हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस, टाइम दे रखा। हम अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 140, टाइम कितना 3.5 घंटे, तो हम इससे क्या लेना 3 दूना 6 1 7 2 ऊपर कर देते, यहाँ कैंसिल करें बेटा, यहाँ से आ जाएगा 20, मतलब स्पीड उसकी कितनी है 40 km/h। अब क्या कह रहा है कि वह अपनी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब जितनी स्पीड उसकी थी
उसमें से 5 कम कर दे, तो अब स्पीड पहले कितनी थी 40, अब 5 कम कर देगा तो कितना होगा 35। अब डिस्टेंस उतनी है। तो अगर मैं टाइम की पूछूं तो टाइम इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे पहले ही जितना है 140, लेकिन स्पीड पहले 40 थी, अब कितना 35 हो गई। अब इसे कैंसिल करेंगे तो बेटा आएगा 4। पहले उसे वही डिस्टेंस कवर करने में 3.5 घंटे लगते थे, अब वही डिस्टेंस कवर करने में उसे 4 घंटे लगते, तो टाइम कितना ज़्यादा, आधे घंटे। अगर आधे घंटे को मिनट में शो करें तो आप क्या लिखेंगे 30 मिनट। क्या लिखेंगे 30 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा कोण केवल स्केल और कंपास का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। 15, 40, 105, 130, 40 इसको आप स्केल और कंपास की मदद से नहीं बना सकते। क्यों कि अगर मान लो ये नंबर देखो, अगर ये लाइन पे, अगर एक स्ट्रेट लाइन में मैं पूछूं कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप कहोगे कि 180 का। अगर स्केल कंपास से इसका हाफ करोगे तो 90, इसका हाफ करोगे तो 45, इसका हाफ करोगे तो 22.5। अगर मान लो 30 का निकालें, 30 का हाफ करेंगे 50, लेकिन बेटा कहीं 40 नहीं आता, कहीं 40 का हम नहीं निकाल सकते। तो मतलब स्केल और कंपास की मदद से हम 40 का एंगल नहीं बना सकते। बातें क्लियर ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करा यदि किसी नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है कि वाई को एक्सटीरियर एंगल का माप 45 डिग्री, तो उसकी भुजाओं की संख्या पूछा। अगर मैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, आप कहोगे 360 होता है। कितना होता है 360 होता है। अब आपको 360 पता चल गया। अब आपसे इसमें अगर आपको एक एंगल की वैल्यू दे रखा तो साइड पूछे, तो आप एक एंगल की वो जो वैल्यू उससे सम को डिवाइड कर देना, तो आपको साइड पता चल जाएगा। अगर आपको साइड दे रखा तो साइड से सम को डिवाइड कर देना, आपको एंगल पता चल जाएगा। तो होता क्या है कि अगर हमें एक एंगल की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं 360 अपान एन, जितना साइड एन से हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमें दे कितना रखा 45। अब देखो 45 से इसे डिवाइड कर दो कितनी बार में 8 बार में, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। मतलब उसमें साइड कितनी है 8 है, उसमें साइड कितनी है 8 है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा AB और CD दो रेखाखंड है। ये करा AB है और ये CD है, ये AB और CD। कह रहा है कि जो बिंदु O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं। कह रहा है कि एंगल OAC मतलब इसकी वैल्यू आपसे कह रहा है 60 डिग्री है, और एंगल OCA 70 डिग्री है, और करा एंगल OBD इसकी बात करा ये 90 डिग्री है। तो हमसे पूछा कि एंगल OBD मतलब BD नहीं ODB, सॉरी ODB पूछा, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखा। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब यहां पे देखो तो एक हमें ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल क्या? ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल क्या दिख रहा है AOC। तो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 डिग्री होता है। कितना होता? 180। अगर उसमें दो आपको दिख रहा है, ये 70 है, ये 60 है, तो 70 और 60 ऐड करेंगे कितना 130 और 130, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे ये 50 डिग्री है। ठीक। अब इस एंगल की मैं बात करूं तो ये भी क्या होगा 50। कैसे? तो आप कहोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। किससे होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। हो गया। अब यहां पे देखो, अब आप दूसरा ट्रायंगल ODB की बात करो। इसमें देखो यहां पे भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो
आपको दो एंगल दे रखा है, ये 90 है, ये 50, 90 50 कितना 140, तो ये कितना होगा 40 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एफ ई और बी क्रमशः एक बहुफलक के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखो यहां पे हमें फेस की बात कर रहा है और एज की बात कर रहा है और वर्टेक्स की बात कर रहा है। तो अगर मैं एक जनरल पूछूं आपसे कि अगर मान लो एक कोई क्यूब मैंने बना दिया, अब इसमें आपसे पूछूं कि फेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने, एज कितने हैं, तो आप फेस कहोगे 6 है, वर्टेक्स आप 8 और एज कितना कहोगे 12 होंगे। तो हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बता रखा था कि ये फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस 2, फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस 2। अब इसी चीज को यहां पे यूज किया, अब देख लो कैसे। अब यहां पे लिखा फेस प्लस एज इक्वल टू वर्टेक्स प्लस 2, ये बात गलत है। यहां पे कह रहा फेस प्लस एज माइनस वर्टेक्स, ये भी गलत है। अब यहां देखो फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल टू 2, ये सही है, ये भी गलत है। देखो इसको आप लिख सकते हो कि ये फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस 2 है, तो आप चाहो तो फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल टू 2, ये भी लिख सकते हो। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा ट्रायंगल ABC में OBC का मध्य मिड पॉइंट है। देखो अगर मान लो ये ट्रायंगल क्या है ABC, O यहां पे मिड पॉइंट है, करा OA और OB बराबर है, मतलब यहां से इसको मिलाया, करा OA और OB बराबर है। एंगल OBA इसकी वैल्यू हमें कितना देगा 54 डिग्री। तो एंगल OCA की बात करा, किसकी बात करा OCA का। अब देखो ये 54 डिग्री है ना, अगर यहां पे देखो ये लाइन BO और OA आपस में इक्वल हो, तो इनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, इनके सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये भी क्या होगा 54। अब इन दोनों का सम क्या होगा 108, ये भी क्या होगा 108 होगा। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो मेरी बात समझना, अगर O मिड पॉइंट है तो OB इक्वल टू OC, अगर ये लाइन इसके इक्वल है तो ये लाइन इसके इक्वल होगी, तो आप कहेंगे एकदम होगी। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इसकी मान लो x है और ये भी क्या x है, तो आप लिख सकते हो 108 प्लस x इक्वल टू क्या होगा 180। तो x बराबर कितना हो, नहीं ये 2x होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 72, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 बाई में 2, कैंसिल करो 36। तो हमसे पूछा क्या था OCA तो OCA की वैल्यू कितनी है 36। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एक समचतुर्भुज रोम्बस के बीकर डायगोनल की लंबाई। देखो ये रोम्बस है कुछ ऐसे, ऐसे। अब इसके डायगोनल है, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। अब इनकी लंबाई 10 और 24 दे रखी है, तो इसका हमसे पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो अगर आपको पता है तो ठीक, और नहीं तो मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर कोई रोम्बस है उसके डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे।
कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर 90 डिग्री है और बाइसेक्ट है तो बेटा अगर ये एक 10 है तो मान लो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर 24 है तो 12 ये हो गया, 12 ये हो गया। अब राइट एंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो इन दोनों के स्क्वायर का पहले सम कर लो, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और दोनों का सम करोगे तो कितना? 169, 169 का अंडर रूट निकाल तो ये 13 हो जाएगा। क्या 13? तो ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13। तो 13 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 52। 52। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 52। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर त्रिज्या रेडियस 12 सेमी और लंबाई 22 सेमी की एक ठोस धातु बेलनाकार छड़ को पिघलाया जाता और त्रिज्या 2 मिलीमीटर के बेलनाकार तार के रूप में पुनर्निर्मित किया जाता है। तार की लंबाई क्या होगी? अब देखो कोई एक सिलेंडर शेप में वायर है, पहले उसकी जो रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर, उसे पिघला के दूसरा एक सिलेंडर शेप में तार बनाया जा रहा है, वायर बनाई जा रही है और उसकी रेडियस कितना दे? 2 मिलीमीटर। तो उसकी लेंथ हमसे पूछा है कि उसकी लेंथ कितना होगी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का? तो पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों के वॉल्यूम तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि उसी मेटल को, सॉलिड मेटल है, उसे पिघला के दूसरा शेप, तो दोनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आर कितना है? तो आप कहेंगे यहाँ पे आर क्या है? 12 इंटू 12। एच कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर या 22/7 इंटू। अब यहाँ पे मिलीमीटर में दे रखा, हमसे जो आंसर पूछा हुआ सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। अब किसी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पे 2/10 और यह हमसे पूछा। अब इसे सॉल्व देखो, ये इससे कैंसिल, ये देखो यहाँ से 4 से ये कैंसिल होगा 3 बार में, तो 12 तिहाई 36 गुणे 22, 22 छक्का 22 छक्का, तो आप कहेंगे कि 22 छक्का 132, 13, अब 22 तिया 39, 39 नहीं सॉरी 22 तिया 66 और 66 में 13 को ऐड करेंगे तो 79 हो गया इंटू 100 इक्वल टू एच। तो आप 79200 इक्वल टू एच। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कर प्रत्येक 10 सेमी भुजा वाले 5 घनाकार लकड़ी के ब्लॉक एक पंक्ति में अंत से अंत तक जुड़े हुए हैं। 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से बने ठोस की सतह को पेंट कराने का लागत क्या होगा? अब देखो कोई ऐसा क्यूब है कुछ इस शेप में, अब कह रहा है कि उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो बेटा 10 ये होगा तो 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा, तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? 10। आप उसकी हाइट की बात करोगे तो वो भी 10 और बी की बात करोगे तो वो भी 10, सॉरी लेंथ 50 होगी क्योंकि 5 जुड़े हैं ना एक साथ, 50 होगी। अब हमसे पूछ रहा उसे पेंट कराने में कितने खर्च आएंगे, तो हमें क्या निकाल, टोटल सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या? तो आप कहोगे 2 ब्रैकेट में LB BH और LH। तो यहाँ पे 2 L कितना है? 50 में 10 का गुणा करेंगे 500, B में H का गुणा करेंगे 10 में 10 का 100, 50 में 10 का करेंगे 500। अब यहाँ पे 2 इंटू 1100 यहाँ से
2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तो हमें टोटल एरिया पता चल गई। कह रहा है कि उसमें जो खर्च आ रहा है 10 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, 10 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हमारा कितना 2200 इंटू 10 पैसे को किस में करो, रुपए में, बटे में 100 कर दो। ये देखो जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो यहाँ से, मतलब 220 रुपये उसे टोटल खर्च करने पड़ेंगे। उसे टोटल खर्च कितने करने पड़ेंगे 220 रुपये। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा यदि 10, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 3 का माध्य यम है और 2, 5, 3, 11 यम और 10 का माध्य पी है, तो यम और पी की यम प्लस पी का मान ज्ञात किया। अब देखो हमसे यहाँ पे मीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मीन। तो मीन हम कैसे निकालते हैं? तो मीन तो यही होता है ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या, तो आप 10 + 4 + 5 3 2 6 7 3। अब कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 8। और इसका मीन हमें कितना दे रखा है? यम दे रखा है। अब देखो इनको सम करो, 10, 4, 14, 5, 19, 3, 22, 2, 24, 36, 7, 37, 3, 40। इसमें 8 से डिवाइड कर दो इक्वल टू यम। तो यहाँ हो जाएगा यम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यम की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? तो देखो यहाँ पे 2 + 5 + 3 + 11। यहाँ पे देखो यम दे रखा, हमें यम की वैल्यू पता चल गई ना, तो हम यम की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे देखो 5 और + 10। अब ये कितने हैं? तो आप कहोगे 6। इसका मीन कितना है? P। अब ऐड करो, 5, 2, 7, 3, 10, 11, 21, 5, 26, 10, 36। 36 में आप 6 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 6। तो आपने P की वैल्यू कितना मिल गया आपको? 6। और यम की वैल्यू कितनी मिल गई? 5। अब दोनों का सम पूछा, यम प्लस P इक्वल टू 5 + 6 क्या? 11। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा 25 से 50 तक के अंक अलग अलग पर्चियों पर, एक पर्ची पर एक अंक लिखकर डिब्बे में रख दिया गया। बक्से में उन्हें मिलाकर पर्ची चुनी जाती है। अभाज्य संख्या न मिलने की प्रायिकता, मतलब प्राइम नंबर को न मिलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा। अब देखो अगर मैं 25 से 50 के बीच में प्राइम नंबर की बात करूँगा तो आप क्या लिखोगे? तो आप 25 के बाद 29, 31, 37, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ये प्राइम नंबर है। अब ये कितने प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे टोटल 6 प्राइम नंबर है। अब मैं पूछूं कि 25 से 50 तक टोटल नंबर कितने हैं? तो आप 50 में से 25 से पहले का नंबर हटा दो, तो 50 में से 24 माइनस कर दो, कितना? 26। मतलब टोटल नंबर 26 है, उसमें प्राइम कितने हैं? 6। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/13। तो अगर हमसे ये पूछ लेता कि उसमें प्राइम नंबर आने की प्रायिकता कितनी है, तो आप कहते कि 3/13, मतलब 3/13। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा न आने की। हमसे क्या पूछा? न आने की। तो बेटा अगर 13 में 3 आने की, तो न आने कितने होगी? 10। कितने में? 13 में। अगर 13 में 13 में 3 नंबर आने की प्रायिकता, तो न आने की प्रायिकता कितनी होगी? 10। कितने में? 13 में। तो 10/13। ऑप्शन कौन सा? बी।
बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप, एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315623732। आप इस पे कमेंट करके जो भी डाउट है आप इसे पोस्ट करें। अगली वीडियो जब भी लाएंगे तो सबसे पहले आपके डाउट कवर होंगे, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो पे आएंगे, अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका किसी तरह का डाउट हो, चाहे वह टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय लगे कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका फ़ोटो क्लिक करिए और उसको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। बस आपका इतना सा काम है कि फ़ोटो खींचिए, हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन मिल जाएगा। बातें क्लियर? तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।